अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं रुखशान मीर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है। रिपोर्ट एक मंजर आम पर आई है जिसमें इस बात का इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फंड्स को इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर तशहीरी कैंपेन चलाई और इस पर 870 मिलियन जो है वो इस पर रुपए मुख्तस हुए और इसके लिए जो मुलाजमीन या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भर्ती किए गए उनकी तनख्वाहें 25,000 से लेकर 40,000 रुपए तक थी। आज पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फिरदौस आशिक अवान और मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा अता तारड़ साहब ने इस हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की है और कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। और फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी एक टीवी से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि 4 मरकजी किरदार हैं जो इस सारे प्रोपेगेंडा में मुलव्वस हैं और यही जो मुल्ज़िमान हैं या जिन शख्सियात का उन्होंने जिक्र किया, ये लोग 9 मई वाक़यात में लोगों को इश्तियाल दिलाने में मसरूफ़ अमल दिखाई दिए। और जो 4 नाम उन्होंने लिए उनमें से 2 तो उस वक्त के वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन थे डिजिटल मीडिया को लेकर, डॉक्टर अरसलान खालिद और अज़हर मुशवानी साहब, और 2 उन्होंने नाम लिए और कि ये लोग भी इस तमाम तर कैंपेन में तशहीरी मुहिम में शामिल थे। मैं ज़रा पहले आपको सुनवाना चाहता हूँ कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा और अता तारड़ साहब इस हवाले से क्या कह रहे थे, फिर मैं मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। मैं ये समझता हूँ इससे सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए, क्योंकि इस पैसे को बजट के तहत, अब बजट बनता है तो तालीम का बजट बनता है, तालीम के बाद बजट बनता है तो सेहत का बजट बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बजट बनता है, किसी गरीब की, यतीम की, बेवा की जो वेलफेयर है उसके लिए जो पैसा इस्तेमाल होना था उसको जिस तरीके से इल्लीगल तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का एक लिबादा ओढ़ के अपनी पार्टी के लोगों को भर्ती करके अब ये नौकरियां जो 1100 नौकरियां अपने सोशल मीडिया के लोगों को तहरीक इंसाफ ने दी खैबर पख्तूनख्वा में, क्या एक आम शहरी का हक नहीं था इन नौकरियों पर? 1100 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भर्ती किए गए, 87 करोड़ रुपया खर्च हुआ गरीब आवाम का। ये कहते होते थे कि जी आवाम के वसाइल आवाम पे लगने चाहिए। अब इसकी तहकीकात होनी चाहिए, उन लोगों को कटहरे में लाया जाना चाहिए जिन्होंने आम पाकिस्तानियों की नौकरी के हक पे डाका मारा इन 1100 लोगों को भर्ती करके। खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ के, एजुकेशन के, इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट पर डाका मारा। मैं तो नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे थे। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक 800 अकाउंट्स की तहकीक की गई है और 72% जो अकाउंट्स हैं उनका 2021 से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं था, कोई सियासी झुकाव नहीं था। ताहम जून 2022 के बाद 86% अकाउंट्स ने अपना सियासी झुकाव तब्दील किया। ये ट्विटर अकाउंट्स की बात हो रही है। इस तरह कुछ यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक पेजेस भी निशानदही उनकी की जा रही है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कंटेंट शेयर करते थे, लेकिन तनकीद या फिर सवालात उठाए जाते थे इदारों को लेकर या पाकिस्तान की रियासत को लेकर। फिरदौस आशिक अवान साहबा का एक मैं आपको शॉर्ट सुनवाना चाहता हूं, फिर हम बात करेंगे। प्रोग्राम मौजूद है साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ जुड़ी अपनी जो कुर्बानियाँ या खिदमात हैं उनके ज़रिए अवाम में ज़िंदा रहना चाहता है, लेकिन चेयरमैन PTI ने KPK के अंदर ये मीडिया सेल बना के, सोशल मीडिया सेल बना के, कौमी ख़जाने के अरबों रुपए इस पे लुटा के सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर अपनी वो टॉप ट्रेंड की जो ख्वाहिश थी उसको ऑक्सीजन दी और जिस दीदा दिलेरी से डाकाजनी करके ये ADP का जो फंड था इसको उन नौजवानों के जहनों में बारूद भर के। तो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। उवैस अहमद साहब साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो रिपोर्ट आज आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिका रहनुमा इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि KP हुकूमत के फंड्स को इस्तेमाल किया गया, रियासत के खिलाफ कैंपेन चलाई जाती रही और इनका ये जो अकाउंट्स हैं ट्विटर, इनको एनालाइज किया गया तो पता चला कि 2021 से पहले ये अकाउंट किसी और तरह से काम कर रहे थे। जून में फिर इन्होंने
इन तमाम तर एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया। सर, आप क्या कहेंगे इस खबर के हवाले से? ये झूठी और बेबुनियाद, और देखना यह है कि खबर तो सुनाने वाले जो आपने दो नाम बताए हैं, एक तो आपने बताया उनका तारड़ साहब का, माशाल्लाह क्रेडिबिलिटी जो है उनकी तो आसमान को छूती है। बीच में तो कहीं नहीं, या आसमान को छूती है या जमीन की गहराइयों में चली जाती है। और जो बात करते हैं उसमें सच्चाई का दूर से भी ताल्लुक नहीं होता, लेकिन फिर बात भी कर रहे होते हैं वो। ये उनमें ऑडेसिटी है कि वो झूठ और झूठ को सच बनाने के लिए वो आसमान जमीन के कलावे मिला देते हैं। जो बात उन्होंने अब भी की है और जिन लोगों के रेफरेंस से ये बात हुई है कि ये 4 फलां लोग जो हैं वो इसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहे और ये सब कुछ हुआ। और दूसरी आपने फिर स्टेटमेंट सुनाई है वो फिरदौस आशिक अमान साहिबा की। उनके मुतालिक तो इतना ही कहना काफी होगा कि अगर उन्होंने कोई एक से दूसरी पार्टी बदली होती तो मैं कहता कि वो टर्न कोट हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनके पास कोई एक ऐसा कोट है जो मल्टी शेडेड है, तो वो तो पता ही नहीं लगता कि कहां से कहां चली जाती हैं और फिर क्या से क्या बोलती हैं। तो इसलिए ये जब कोई आदमी कोई कह रहा हो ना, तो देखना होता है कि वो कौन कह रहा है, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। जब विटनेस बॉक्स में भी किसी को खड़ा किया जाता है तो एविडेंस एक्ट के पेश नजर उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं कि पता लगे कि ये क्रेडिबल आदमी है कि नहीं है। तो ये इस लिहाज से ये कोई इनकी जो है ये एक नए से नए चीजें निकाल रहे हैं, और जिन लोगों को स्पोक्समैन बनाया गया है इस काम के लिए उनकी क्रेडिबिलिटी आपको मैंने बता दी है। ये किसी न किसी तरीके से पीटीआई को मुलव्वस करके और सब कुछ है, लेकिन जो कुछ वो कर रहे हैं और जिस अंदाज में ये सब कुछ कर रहे हैं वो सिवाय इसके कि पीटीआई के वोट बैंक को और बढ़ा रहे हैं। लोग जो हैं विक्टिमाइजेशन जितनी करेंगे इमरान खान की और उनकी पार्टी की, वो लोगों के कॉमन मैन के दिलों में उनकी हमदर्दी, उनके लिए जज्बा और उनके वोटों का इजाफा होता चला जा रहा है और होता चला जाएगा। यही कंफ्यूजन उनके लिए क्रिएट हुई है। यही वजह है कि वो अब तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं कर पा रहे। उन्हें खौफ है कि इलेक्शन का वक्त आएगा जब, तो उस वक्त ना ये जो अब सख्तियां कर रहे हैं वो कर नहीं सकेंगे, और लोग जो हैं वो जब एक जमे गफीर बाहर निकल आएगा तो उसको रोकने वाला कौन होगा। अच्छा अहमद वैस साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया था वो बड़ा एक्टिव और वाइब्रेंट था। सवाल तो ये पहले भी उठते रहे हैं कि आया ये अकाउंट्स असल हैं या फेक अकाउंट्स बनाए गए हैं, और मामला तो उस वक्त बिगड़ा जब ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी के साथ चलने लगे 9 मई के इंसिडेंट से पहले, जब पीटीआई चेयरमैन गिरफ्तार हुए और इस तरह के ट्वीट्स और तमाम तर कमेंट्स किए जाते रहे। अब मेरी जो बात हुई थी, जिन पर इल्जामात लगाए गए, अजहर मुशवानी साहब से भी मैंने कांटेक्ट किया। वो कहते हैं जी मज़कूरा पायलट प्रोजेक्ट केपी की हुकूमत का था, जिसमें सूबे की तमाम 1166 यूनियन काउंसिल्स में एक एक मकामी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इंटर्नशिप पर रखा जाना था। लेकिन इससे पहले भी सर एक रिपोर्ट आ चुकी है कि जितने भी अकाउंट्स ये हैंडल होते रहे इस्लामाबाद से, केपी से या पंजाब से, ये पेड लोग हैं और इनको भर्ती किया गया और इनकी तनख्वाहें जो है वो हुकूमत दे रही है खैबर पख्तूनख्वा की। मैं यही बात कर रहा हूँ। देखिए बात में सवाल ये है कि करप्शन जिसने जिस लेवल पे भी किसी ने की उसको बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए, माफ नहीं करना चाहिए और सख्त हाथों में उससे उनको डील करना चाहिए। ये तो मेरा अपना पर्सनल है, क्योंकि पब्लिक फंड में जो बंदा मिस अप्रोप्रिएशन करे, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करे, वो काबिल माफी भी नहीं है और उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये तो पक्की बात है। और दूसरी बात ये है तो मिनिस्टर फॉर प्लानिंग जो उस वक्त थे महमूद खान साहब, उनके खिलाफ फिर होनी चाहिए तमाम तहकीक, जिनके नाम लिए जा रहे हैं उनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक पहले उसके लिए एक इम्पार्शियल इंक्वायरी की जरूरत होती है। वो इंक्वायरी करने वाले कौन है? आपने देखा कि जैसे यहाँ पे ये 9 मई का जो वाकया है, सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने है कि 9 मई के वाकये के ऊपर जो हंगामा आराई की गई और जो कुछ उन्होंने, एक को वो गद्दार भी बना दिया गया, उसको हर वो लक़ब से उसको नवाजा गया कि जो किसी की बुराई के लिए हो सकता है, और उसके बाद वो कि उन्होंने इंस्टॉलेशन पे हमला कर दिया, उन्होंने फलां कर दिया, उन्होंने ये कर दिया और उसके साथ काबिल माफी नहीं है और फलां नहीं है। और ये नहीं देखा किसी ने कि हमने बार बार कहा कि आप एक जुडिशियल इंक्वायरी तो कराओ कि पता लगे हु इज हु,
कम से कम ये तो मालूम हो जाए कि ये आदमी जो है, जिसको आप कह रहे हैं कि ये जो अंदर घुसा और अंदर जाके तोड़फोड़ कर रहा था और वो कोर कमांडर की वर्दी पहन के बाहर लड़का फिर रहा था, वो उसमें फुटेज में आ गया। अब जुडिशियल इंक्वायरी होगी तो वो उसकी जब पूरा हसम नसब निकालेगा तो इस पॉसिबिलिटी को कौन रूल आउट कर सकता है कि वो बंदा जो है वो शायद आईबी का आदमी था, क्या पता। ये इसी तरह से हम कहते हैं कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था, पीटीआई इसने करवाया था, जो पीडीएम की हुकूमत ने फौज को बदनाम करने के लिए अवाम की नजर के अंदर बड़ी खतरनाक गेम खेली और खेल के चले गए। क्योंकि ये शहबाज शरीफ तो झूठों के और इस किस्म के मकारबाजी के जो बादशाह हैं, जो वो कर गए। यानी ये जो रिपोर्ट है आप इसको क्रेडिबल रिपोर्ट नहीं समझते जिसमें इन तमाम तरह अकाउंट्स का जिक्र है? एब्सोल्युटली नहीं समझता, बिल्कुल नहीं समझता मैं। और इसलिए मैं आपको और बात बता दूं, इसीलिए मैंने खास तौर पे पब्लिकली ये बात की कि जनाब अगर आप 9 मई के वाकये को कहते हैं कि हुआ, मैं नहीं कहता, मैंने कहा जो पकड़ा जाए इसको और वाकई साबित हो जाए सजा दो, लेकिन आईजी पुलिस को सामने रखें कि जिसने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक दफा झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां उसने प्लास्टिक की बोतलें 7 अप की लेके कहा कि पेट्रोल बम बनाएंगे। और ये है जी, जो कि कभी आज तक आपने नहीं सुना होगा कि आईजी जैसा आदमी पढ़ा लिखा भी हो और ट्रेनिंग भी उसकी सारी ऐसी हुई हो और वो प्लास्टिक की बोतलों को पेट्रोल बम कह दे। और उसके बाद अब जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 9 मई के वाकये के ऊपर, सर बनाते तो रहे कारकुन जमान पार्क में अपने जिस तरह जो होंगे ना, तो वो कभी प्लास्टिक की बोतल के तो नहीं बनते ना, जो उन्होंने दिखाई वहां पे, जो उन्होंने वहां बाकायदा दिखाई। मैं आपके सामने अर्ज सिर्फ ये कर रहा हूं कि आप 9 मई के वाकये में एक लिटमस टेस्ट है जिसको आप देख लीजिए, और वो ये है कि 9 मई के वाकये पे पंजाब पुलिस कहाँ थी, इसका जवाब दे दें कोई। जो आधे 100 मीटर के ऊपर वो कंटेनर लगा के रास्ता रोकते थे और लाठी चार्ज करते थे, वो वाटर कैनन इस्तेमाल करते थे और उसको गैस बम, इसके जो है वो गैस इस्तेमाल की जाती थी, गैस वगैरह। अहमद अवैस साहब, अकाउंट्स पे तो आपका मौक़िफ़ आ गया, लेकिन ये जो बड़ा एक हार्ड स्टांस लिया जाता रहा सोशल मीडिया पर कुछ पीटीआई रहनुमाओं की तरफ से भी एक्टिविस्ट, अब तो वो बारी बारी करके छोड़ रहे हैं और तमाम तरह इल्जामात लगा रहे हैं पीटीआई चेयरमैन पर कि हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं। कल 3 खवातीन ने भी पार्टी से अलहदगी का इख्तियार कर लिया। अच्छी बात है ना, और आने वाले दिनों में मजीद नाम भी सामने आ सकते हैं। लेकिन सर ये अगर इसको इस तरह से हैंडल नहीं किया गया या कोई गाइडलाइन नहीं, तो इतना हार्ड स्टांस फिर किस तरह से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आया रियासत के हवाले से? ये देखिए ना, सवाल ये है कि अच्छा हुआ कि ये वो माउस जो है ना, ये माइस, आपको पता ना कि जब वो समुद्र में तूफान आता है, जहाज डूबने के लिए होता है, तो आपको पता है कि वो चूहे जो हैं वो फौरन जंप आउट करते हैं, उसे सी जंपर्स कहते हैं, शिप जंपर्स। वो जंप लगाते हैं अपनी जान बचाने के लिए और जाके गिरते हैं पानी के अंदर, वहां से बचत कोई नहीं होती। ये वो लोग हैं। और इसके बाद जो रिप्लेसमेंट होगी वो डाई हार्ट आ जाएंगे। इसी तरह मामलात बनते हैं, इसी तरह मामलात आगे चलते हैं। इसलिए एक आदमी जिसके मुतल्लिक ये सारे चार्जेस लग रहे हैं, उसकी ऑनेस्टी तो अबाउट डाउट है। गलतियां हुई होंगी, गलतियां किस इंसान से नहीं होती हैं। इंसान गलती का पुतला है, मैं नहीं कहते हैं कि टू एयर इज ह्यूमन, वो सारी बातें हैं। लेकिन ये सब बातों को देखने के लिए आपने देखना है कि नेशनल लेवल के ऊपर आप कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि जिससे कौम को आप तबाह कर देंगे या मुल्क के ऊपर नुकसान हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है जिसको गौर नहीं किया जा रहा, और एस्टेब्लिशमेंट इसमें बहुत बड़ी जो है वो जगह पे फंस गई है। मुझे अफसोस होता है उनको देखकर कि जो काम उनका नहीं था उसमें फंसा दिया गया उनको। और वो आप देखें, वो आसमान के, जिसने आसमान से वो हिंदुओं के उतार नहीं उतरते थे। अब सर अहमद अवैस साहब, अब मामला किस तरह से सेटल डाउन हो सकते हैं? अब एक ही तरीका है सेटल डाउन होने का जी, कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली अमल करें, जुडिशरी अपनी सही शक्ल में, मजबूत शक्ल में सामने आए, और उसके साथ साथ रूल ऑफ लॉ के ऊपर अनफ्लिकर्ड आप बिलीव करके उसको एस्टेब्लिश करें, उसको रूल ऑफ अथॉरिटी की तरफ मत नहीं सर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि रिपोर्ट जो आई है अब तो अकाउंट्स के बकायदा इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, कहाँ से ट्वीट जनरेट हुआ, फिर कौन कौन उसको शेयर करता रहा, ये सारी वन साइडेड है ना, जो नाम लेते रहे कि फलां इसमें ऑफिसर शामिल है, फलां ऑफिसर को ऐसे करें। मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये सारे जो हैं, ये अगर आती है, पकड़ जाते हैं तो ले। आपको पता है कि वो क्या हुआ था? मैं आपको बहुत बड़ा वाकया बताऊं
आपको याद होगा कि 28 मई को 1998 को पाकिस्तान ने धमाका किया था ना। जी सर। और धमाके के बाद जितने फॉरेन अकाउंट थे फॉरेन करेंसी के, वो नवाज शरीफ सब खा गए। ये ऑन रिकॉर्ड है कि नहीं है बात? किसी को नहीं मिला था पैसा, आपको याद है कि नहीं? या हिस्ट्री अगर आप उसको जरा लें तो वो पूरे का पूरा, मैं खुद ट्रैवल कर रहा था, अमेरिका में था, तो मेरा क्रेडिट कार्ड जो उन्होंने कहा जी आपका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं हो सकता इसलिए कि वो फॉरेन करेंसी गायब हो गई। तो मियां नवाज शरीफ ने रख लिए वो पैसे? हाँ, वो सब पैसे ये खा गए, ये ऑन रिकॉर्ड है। पूरे का पूरा पता नहीं कितने मिलियन जो अकाउंट था, जो प्राइवेट अकाउंट लोगों का, उसके बाद पाकिस्तान करेंसी में उनको पैसे मिले थे और वो भी कोर्ट में लड़ झगड़ के। ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं जो आपको बता रहा हूँ। और वो उसके बाद आप देखिए, एक दूसरी बात बता दूं, आप देखिए कि ये एक आदमी नवाज शरीफ और उसका भाई 1980 से लेके 1993 तक इनके आप इनकम टैक्स की रिटर्न निकलवा के खुद देख लीजिए। 4000, 5000, 6000, 8000 सालाना इनकम टैक्स अदा कर रहे हैं दोनों भाई। अब इस इतने इनकम टैक्स को अदा करने के बाद वो एवरफील्ड की और वो जो अजीजिया की बिलियंस की प्रॉपर्टी जो है वो कैसे इनकी बन गई? ये अमीर हो गए, कौम मुल्क गरीब हो गया। ये इसको कोई नहीं देख रहा। अब सर इन अकाउंट्स का क्या करें? अब कुछ किसको? भी नहीं महमूद होगा। खान साहब जवाब दें इसका, उनसे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। महमूद खान दे जवाब। महमूद खान को अगर मुलव्वस है तो जरूर पकड़ो उसको, बिल्कुल ना छोड़ें किसी को। मैं तो ये कहता हूँ, जो अगर बिल्कुल सही मानो में मुलव्वस जो आदमी आए बिल्कुल रगड़ाना जाए और ये एक असूल बना लिया जाए, देखिए मुल्क सीधा हो जाएगा। ठीक है जी। अहमद अवैस साहब, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब और तहरीक रहनुमा, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, कुछ गुफ्तगू करते हैं क्योंकि आखिरी हफ्ता है गैर मुल्की जो पाकिस्तान में मुकीम हैं गैर कानूनी तरीके से उनके इनखला का, और कुछ फिगर्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो कोट किए जा रहे हैं। जो अफगान शहरी बजरिया तुरखम और चमन बॉर्डर अपने मुल्क वापस जा रहे हैं, 24 अक्टूबर को 3185 अफगान बाशिंदे वापस अपने मुल्क गए हैं और गुज़श्ता रोज़ जाने वाले 3185 अफगान शहरियों में 670 मर्द, 593 खवातीन और 1922 बच्चे शामिल हैं। और अफगानिस्तान रवानगी के लिए 103 गाड़ियों में 274 ख़ानदानों की अपने वतन वापसी हुई है। और वफाकी हुकूमत का ये जो फैसला है कि 31 अक्टूबर से पहले पहल ये तमाम गैर मुल्कियों को, खा उनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है या किसी और मुल्क से, वापस अपने ममालिक में भेजना है, अब उस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। अब तक कुल 67,980 पनाह गुज़ीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। कितने पीछे बचे हैं? और जो एक बड़ा अहम सवाल कि जो अफ़गान बाशिंदे यहाँ पर अपना कारोबार कर रहे थे या यहाँ पर वेल सेटल्ड थे या 2-3 नस्लें उनकी पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो किस तरह से मूव करेंगे? क्या उनको कोई तौसीह दी जा सकती है? उनके लिए कोई डेट एक्सटेंड हो सकती है? ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर आलमी उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, कितने अफगान बाशिंदे या गैर मुल्की जो पाकिस्तान में मौजूद हैं अब तक पाकिस्तान में ही है और उनके जाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया रुखशान। देखें कि जो रजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में है, जो जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड है, वो 14 लाख है, 1.4 मिलियन है। और इसके अलावा एक 2017 में एक और एक्सरसाइज भी थी, गवर्नमेंट ने कोशिश की थी तो और अफगान जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको भी डॉक्यूमेंट करें, तो लोगों को इनकरेज किया गया और इसको बेसिकली स्पॉन्सर किया था उस वक्त IOM ने, और अफगान गवर्नमेंट भी इसमें शामिल थी। उस एक्टिविटी में तकरीबन 9 लाख 8,40,000 के करीब जो लोग थे फिर डॉक्यूमेंट हुए और उनको अफगान सिटीजन कार्ड इश्यू हुए थे। और इसके अलावा एक और कैटेगरी है असाइलम सीकर्स का, जो UNHCR ने एट देयर ओन इश्यू किए थे, असाइलम दे रहे थे। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको बैन कर दिया कि आप विदाउट द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे नहीं सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, देखें कि जो फिगर एक जो यूरोपियन यूनियन ने एक फिगर दी है या और दूसरे इदारों ने दी है, 1.7 मिलियन की बात करते हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड अफगान है, लेकिन मेरे हिसाब से इससे कहीं ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ऑलरेडी मर्ज हो चुके हैं, पॉपुलेशन के अंदर है।
और इसके अलावा ये है कि फेक आइडेंटिटीज उनके पास, जो कार्ड्स हैं पाकिस्तान के उनके पास है, दे आर इन थाउजेंड्स। पिछले कई दफा ये गवर्नमेंट ने इनको बेसिकली इनके जो आईडी कार्ड से लॉक कर दिए थे, रिस्ट्रिक्ट कर दिए थे, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से उनको उन्हें खोलना पड़ा। तो ये सूरत हाल है। रिपेट्रेशन की जहां तक बात हो रही है कि बहुत स्लो है, क्योंकि यहाँ से लोग दे आर रिलेक्टेंट टू गो बैक टू अफगानिस्तान। तीसरी जनरेशन यहाँ पे पैदा हुई है। और लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो इशू है विद अफगान महाजरीन के साथ कोई इशू नहीं है, अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के साथ कोई इशू नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि जो अनडॉक्यूमेंटेड अफगान जो पाकिस्तान में इलीगली रह रहे हैं, और वो है जिसका मैंने बताया कि कोई पता नहीं है, 2 मिलियन भी हो सकते हैं, 3 मिलियन भी हो सकते हैं। वो लोग हैं जो स्ट्रीट क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, ये सिंपथाइजर्स भी हैं और फैसिलिटेटर्स भी हैं। तो देखा जाए तो इनका वापस जाना बनता है। पाकिस्तान की जो बेस्ट इंटरेस्ट में है, इट इज इन द नेशनल सिक्योरिटी है कि यहाँ से जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में फॉर द फर्स्ट टाइम ये एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्पेशली आर्मी की तरफ से जो एक फर्म स्टैंड लिया गया है कि जी एट ऑल कॉस्ट इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, एट ऑल कॉस्ट ये जाना चाहिए। आप देखें कि ईरान ने क्या किया। ईरान ने 2021 को 10 लाख अफगान को वापस भेजा, 10 लाख अफगान को। 2023 को अभी 2.5 लाख वो वापस भिजवा चुके हैं। तो वो कोई उनकी बात नहीं कर रहा है, सब पाकिस्तान की इस बात की बात कर रहे हैं। हम अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि द सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज फोर मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि किसी भी मुल्क के बातचीत से ज्यादा हमारी पाकिस्तान की ह्यूमन जो सिटीजन है इसकी सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जो रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन है उनकी तादाद 10 लाख है और 7,75,000 अफगान गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं, और 3 लाख से जो जायद अफगान शहरी हैं वो तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद पाकिस्तान आए थे। और आज ये रिपोर्ट जो मेरे सामने, मैं ज़रा फिगर सामने रख लूँ नाजरीन के। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल 3,911 अफगान बाशिंदे मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस पाए गए, जबकि बलूचिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों की तादाद 8.5 लाख के लगभग बताई जा रही है, और एक अंदाजे के मुताबिक उनमें से 2.5 लाख गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। ब्रिगेडियर साहब, जो अभी आप बता रहे हैं कि पॉपुलेशन के साथ ये अफगान बाशिंदे मर्ज कर चुके हैं और तीसरी नस्ल उनकी पाकिस्तान में यहाँ पर परवान चढ़ रही है, उनको किस तरह से आप ट्रेस आउट करेंगे और हुकूमत किस तरह से आइडेंटिफाई करके फिर उनका तमाम तर प्रोसेस शुरू करेगी, जो आप अभी आइडेंटिफाई इतना आसान नहीं है उन्हें करना? देखो रुखशान, मैं जो बात करूं अथॉरिटी के साथ करूं, आई वाज कमिश्नर अफगान रेफ्यूजीज बलूचिस्तान जी जी बिल्कुल 6 years until last year। तो मुझे इन सारे मॉडलिटीज और डायनेमिक्स का इसका पता है। जहां पे जो मर्ज हुए हैं या जो जिनके पास फेक आईडी कार्ड से, देखें फेक आईडी कार्ड का डेटा नादरा के पास मौजूद है, वो इसको दोबारा ब्लॉक कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम मुझे पता है पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से, क्योंकि जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो वहां पे ये मसाइल बनते हैं, तो बहुत सारे जो ब्लॉक थे वो अनब्लॉक कर दिए गए थे। सेकेंडली जो मर्ज हुए हैं ये लोकल्स जो हैं ना, पुलिस का एक तो लोकल जो एल्डर्स हैं, ट्राइबल एल्डर्स, वो खुद भी बताएंगे कि ये है। मेरे पास उस वक्त लोग आते थे और वो बताते थे कि हमारे जमीनों पे काबिज हैं, हमने तो उनको एकोमोडेट किया था एज ए टेनेंट, अभी तो यहाँ से जा नहीं रहे हैं। तो ये भी मसाइल हैं। फिर सेकेंडली जो SHO है या लेवीज के लोग हैं उस इलाके में, उनको पता हुआ है कि ये कौन मकामी है और गैर मकामी है। तो मुश्किल नहीं है आइडेंटिफाई करना, जब रिजॉल्व आपका होगा कि आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। पास में भी बहुत सारे ये प्लान्स बनते रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हमने भी एक दफा बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया था, लेकिन सम हाउ पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से एग्जीक्यूट नहीं कर सके। लेकिन दिस टाइम आई एम श्योर कि ये यकीनन ये चीजें इम्प्लीमेंट होंगी। सैयद मोहम्मद अली साहब, हमारे लिए कितना मुश्किल है इन गैर मुल्कियों का इनखला? इस पर रोशनी डालिएगा। अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात किस तरफ जा रहे हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। और पाकिस्तान ने इन अफगान बाशिंदों के लिए दरवाजे खोल कर कितने नुकसानात उठाए हैं? अमनो अमान की सूरत हाल तो हमारी बिगड़ी, क्राइम में किस तरह से इजाफा हुआ, और उसके बाद अभी जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का ये इनिशिएटिव है और बड़ा एक ज़बरदस्त इक़दाम है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर को फौरी तौर पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बड़े जो हैं वो हार्ड इक़दाम भी उठाए, जिनमें से एक ये है। तो क्या समझते हैं सर आप? शुक्रिया।
देखिए, ये जो अफगानियों को 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई है इलीगल अफगानियों को वापस जाने की, ये इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में समझना ज़रूरी है कि एक पहली दफ़ा एक जामिया और कंप्रीहेंसिव वेल थॉट आउट अफगान पॉलिसी आपको नज़र आ रही है। जो कि पहली बात ये है कि 44 साल से हमारी एक इंक्रीमेंटल और इशू बेस्ड अप्रोच रही है अफगानिस्तान की तरफ, लेकिन अभी यूं लगता है कि पाकिस्तान ने और रियासती इदारों की मदद से एक जामिया और वेल थॉट आउट अफगान पॉलिसी मुरतब की है, जो कि पहले आपको 44 साल में नजर नहीं आई। उसका पहला पहलू जो है वो ये इस बात का इदराक है कि पाकिस्तान में जो इंटरनल सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस हैं, चाहे वो टेररिज्म है, चाहे स्मगलिंग है, ब्लैक इकोनॉमी है, क्राइम है, इन सब का ताना बाना जो है वो जो इलीगल एलियन पाकिस्तान में है उनसे जुड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बिलेटेड लेकिन नेसेसरी इदराक और रियलाइजेशन थी आर्मी की क़यादत की जानिब से भी, रियासती इदारों की जानिब से भी और मौजूदा हुकूमत की जानिब से भी, कि इसके बारे में एक जामिया और वेल कंसिडर्ड पॉलिसी बनाई जाए जिसके 4 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि जनाब, ये कोई पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो किसी कंट्री के साथ गुडविल या खैर सगाली के ऊपर तो मबनी नहीं हो सकती। जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी सिटीजन्स की जान माल इज्जत जो है वो किसी भी और कौम और मुल्क के फर्द के साथ गुडविल के ऊपर से कम इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस रियलाइजेशन की बेसिस पे दूसरा जो उसका पहलू वो ये है कि पिछले 2 साल से जो अफगान तालिबान की हुकूमत आई है काबुल में, वो मैं समझता हूँ किसी हद तक हमें टेक फॉर ग्रांटेड भी कर रहे थे, और जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, बदकिस्मती से वो कमिटमेंट्स जो इंटरनेशनल कम्युनिटी खुसूसन पाकिस्तान को थी वो पूरी नहीं कर सके। आज भी जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि एक और फतवा जारी किया गया है कि जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं वो मतलब उसको आप जहाद नहीं कह सकते। तो बात यह है कि भाई उनका एक नजरियाती सोच अपनी जगह, लेकिन जो अफगानिस्तान की हुकूमत और रियासत है वो अमली तौर पर नाकाम नजर आती है या अनविलिंग नजर आती है उन दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन करने में जो कि उनकी सरजमीन और रिसोर्सेज को डिलिबरेटली और कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये दूसरा पहलू है कि हम जो है अब अफगानिस्तान की रियासत, उसके शहरी और उसकी टेरिटरी से बिल्कुल उसी तरह डील करेंगे जिस तरह हम दुनिया की किसी भी रियासत से करते हैं और किसी भी रियासत को करना चाहिए। तो जो तमाम तर हमारे लॉज हैं, वीजा प्रोसीजर्स हैं, वो अफगानिस्तान के हवाले से बिल्कुल वही होंगे जो दुनिया के किसी और शहरी के हवाले से होते हैं। और तीसरा पहलू इसका ये है कि अब हम किसी नॉन स्टेट एक्टर से बात नहीं करेंगे, और माजी में जो इस तरह की बात की गई है, मैं समझता हूं काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी के हवाले से ये एक गलती थी जिसका इदराक हुआ है, और अब उसको अमेंड करने के लिए ना सिर्फ एक जामिया और कंप्रीहेंसिव नेशन वाइड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चल रहा है, बल्कि काबुल इंतजामिया को भी ये बावर करा दिया गया है कि हम सिर्फ इस इंटर स्टेट रिलेशंस पे बिलीव करते हैं, नॉन स्टेट एक्टर को सिंपथी या रिकॉग्निशन या डायलॉग का कोई चांस नहीं है। और जो चौथा पहलू है वो ये है कि हमारे मुल्क में जो तमाम गैर मुल्की मौजूद हैं जो कि इलीगल हैं, उनको 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन है। ये कोई अफगानिस्तान स्पेसिफिक इशू नहीं है। हालांकि अफगानी ज्यादातर इन्वॉल्व हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज में, टेररिज्म में और ब्लैक मार्केट में और दूसरे क्रिमिनल एक्टिविटीज में। तो मैं ये समझता हूं कि जो अब जितना भी वक्त रह गया है, मैं समझता हूं कि जो तकरीबन आज की जो डेट के तक इतलात हैं, तकरीबन 68,000 अफगानी वापस जा चुके हैं। लेकिन जो बाकी रह गए हैं, मैं समझता हूं आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से मैं उनसे ये अपील करूंगा कि वो एक कानून का एहतराम करें और एक जिम्मेदार फर्द का मुजाहरा करते हुए वो वापस जाएं, और अगर पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं तो प्रॉपर लीगल वीजे के जरिए से
जो किसी भी मुल्क की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करके वो पाकिस्तान आए। ठीक है और जी, आखिरी ब्रिगेडियर बात जो है, साहब का मेरी मैं अपील रुख है करूंगा सर। काबुल इंतजामिया से, मेरी अपील है काबुल इंतजामिया से कि वो भी अपने शहरियों को इनकरेज करें और एडवाइस करें कि अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं तो तमाम तर कानूनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके आए। ठीक है जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से सैयद मोहम्मद अली साहब फरमा रहे थे कि जब से अफगान तालिबान की गवर्नमेंट वहां पर आई है, हैबतुल्लाह खुनज़ादा, तो उस वक्त से मामला कुछ बिगाड़ का शिकार हैं पाकिस्तान में भी। मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा, हम चूँकि पाकिस्तान में जब अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की बात करते हैं तो हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट था गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, और अमेरिका की फ़ौजें जब तक अफगानिस्तान में थी तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों के जहन में, या आप उसको ये समझ लेंगे कुछ फीसद लोगों का ये ख्याल था कि जो अफगान तालिबान हैं वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रख सकते हैं कि अगर वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में आए। लेकिन तालिबान आए तो हमारे इधर भी मामला बिगाड़ का शिकार होने लगे, और जिस तरह से उन्होंने बात की कि हमने वाज़ेह पैगाम दिया कि हम नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ अब किसी किस्म के मुज़ाकरात या इस तरह की टेबल टॉक या ताल्लुकात रखने के ख़्वाह नहीं है। आप ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? मामला पाकिस्तान में बिगाड़ का शिकार हुए जब से वहाँ पर चेंज हुई है हुकूमत? एक तो मुझे सैयद मोहम्मद अली की बिल्कुल आवाज़ नहीं आई उन्होंने क्या कहा, लेकिन जहाँ तक आपने जो बात की है, देखें बात यह है कि ये सबकी तवक्को थी, इट वाज सबकी एक्सपेक्टेशंस थी। अफगान तालिबान आने के बाद पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में बहुत अच्छे ताल्लुकात एस्टेब्लिश होंगे और बॉर्डर भी महफूज होंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। और इसमें बेसिकली इसमें मसला पता है क्या है कि एक तो ये है कि वो पिछले 20 साल 25 साल या 30 साल हम पीछे चले जाएं तो अफगानिस्तान ने बेसिकली हमें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, या हमें समझ ले किस्म के ब्लैकमेल करने की कोशिश की। वेस्टर्न बॉर्डर्स को या वेस्टर्न वहाँ से एक्टिविटीज जनरेट होती रही हैं, और जिस तरीके से हमने देखा कि लास्ट 20 इयर्स जब करज़ई और गनी की हुकूमत थी तो वहाँ पे आर्रा वाले आके बैठ गए, जो 66 कैंप बनाए और पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज करते रहे हैं। अब ये तालिबान आए हैं तो तालिबान भी चाह रहे हैं एक एक्सरसाइज, एक लेवरेज पाकिस्तान के ऊपर रखें एक किस्म का, ताकि वो एक टाइम वो चाहते हैं कि हमें भी कोशिश में है कि वो डिक्टेट कराएं चीजें, तो जो मुमकिन नहीं है। एक तो वो ये फैक्टर है जो है। सेकेंडली ये है तालिबान का भी मुकम्मल कंट्रोल अक्रॉस अफगानिस्तान नहीं है, अभी भी वो कंसेप्ट जो वॉर लॉर्ड्स वाला भी है, लोकल डिसीजंस हो रहे हैं। और अब हमें यह भी पता है कि वहाँ पे डिवीजन है, ऑल्दो पश्तून्स वहाँ पे मेजॉरिटी में है, लेकिन सेकंड बड़ी मेजॉरिटी वहाँ ताजिक्स की है, उज़्बेक्स की है, हज़ारास हैं, तुर्कमन है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे आबाद हैं। तो ये एक मसला इसमें आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े सिंपल सी उनसे बात की थी, और हमने जिस तरह चीफ ने भी कई दफा कहा था कि भाई आप कि वहां से कोई लोग ऑपरेट ना करे, कोई जत्थे वहां से ऑपरेट ना करे, यहाँ आके टेररिस्ट एक्टिविटीज आके यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में करते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यकीनन बात होगी, और हमारी यही रिक्वेस्ट थी कि अपनी जो सरजमीन है टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए आप ना इस्तेमाल होना दें। एंड ये अंडरस्टैंडिंग अफगान इंटरिम गवर्नमेंट ने दुआए कार्ड में भी दी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी दी है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन इस पे हैं, तो जो इसके लिए वो है। लेकिन अभी देखें कि जो अभी हम करने जो जा रहे हैं कि हम अपने मफाद में ये चीजें कर रहे हैं, हम अपने सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट में कर रहे हैं, और यही है कि वंस फॉर ऑल ये चीज होनी चाहिए। और अब देखें फिर इसके बाद जो हमने इकदाम उठाए हैं तो इनसे भी मसाइल पैदा हुए हैं। अफगानिस्तान इससे भी खुश नहीं है। आपने अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे चेक रखा है, आपने स्मगलिंग आपने बंद करवा दी है। आप देखें आपका डॉलर जो था 320 में था, अभी 279 पे आ गया है, क्योंकि $5 लाख डेली बेसिस पे साइफन होते थे टू अफगानिस्तान। यहाँ से बोरियों में डॉलर्स जाते थे, यहाँ तो डॉलर मिलता नहीं था। तो वो चीजें है, स्मगलिंग बंद हो गई है, अफगान ट्रांजिट ब्लैक इकॉनमी वाला जो मसला था वो चीजें कंट्रोल में आ गई हैं। तो ये बहुत सारे अवामिल है जो अफगानिस्तान को चीजें मेरा ख्याल में अफगान तालिबान को भी पसंद नहीं आई हैं। तो दैट्स वाई वो उनको इस चीज पे एक किस्म के वो उस पे वो उनके रिजर्वेशन है। लेकिन मेरा ख्याल में अफगान तालिबान को भी पता है कि पाकिस्तान की यही ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में एक स्टेबल और पीसफुल एक प्रॉस्परस अफगानिस्तान हो, क्योंकि वो इसकी डायरेक्ट लिंकेज बनती है पाकिस्तान के साथ।
अगर वहाँ स्टेबिलिटी होगी, यहाँ पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होगी। और पाकिस्तान तो हमेशा से अफगानों के लिए 1979 से हम अफगानिस्तान की जंग हम लड़ते रहे हैं और हम उनकी मदद के लिए उस वक्त भी थे तो आज भी तैयार है। बिल्कुल जी। सैयद मोहम्मद अली साहब, अगर हमारी तरफ से ये वाज़ेह पॉलिसी अब इख्तियार कर ली गई है तो अफगान तालिबान का, अफगान गवर्नमेंट का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है? आप समझते हैं कि वो इसको बड़े फराखदिली से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो बाशिंदे पाकिस्तान में थे वापस उनके लिए दरवाजे खोल दिए गए उनकी तरफ से? देखिए, बदकिस्मती से जो मौजूदा काबुल इंतज़ामिया है वो ऑब्वियसली जिस तरह अभी बताया भी गया, जो दूसरे हमारे साथी ने कहा ब्रिगेडियर कि मसूद वो साहब, आलमी जो बरादरी जी। की एक्सपेक्टेशंस थी और खुसूसन पाकिस्तान की जो तवक्कुआत थी आप उन मुझसे पे पूछ पूरा रहे हैं? नहीं उतरे हैं वो सर और आपका अपनी जिक्र कर रहे थे कमिटमेंट्स इसलिए भी मैंने उन्होंने पूरी बताया नहीं आपका। की हैं। हाँ नहीं, वो आवाज नहीं आ रही उनकी। जी सैयद मोहम्मद अली साहब, सर आप करें कंटिन्यू। जी, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि चूंकि वो आलमी बरादरी की और पाकिस्तान की कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर सके हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इम्पेरेटिव है। मैं क्विकली बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, ये बता सकता हूं आपको कि देखें इस वक्त जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को सबसे बड़ा दो जो चैलेंजेस हैं, एक जो है हमें इकोनॉमिक चैलेंज है और दूसरा जो है वो टेररिज्म का चैलेंज है। और इन दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक बदकिस्मती से अफगानिस्तान से है। तो इस वक्त जो क्रैकडाउन हुआ है ब्लैक इकोनॉमी के ऊपर, उसके भी समरात इमीडिएटली आपको सामने नजर आ रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने में। दूसरी जानिब आप देखें कि दहशतगर्दी के जो बेशतर वाकयात हैं, बदकिस्मती से उसमें डायरेक्टली अफगान या तो मुलव्विस हैं या उसकी प्लानिंग, रिसोर्सेज, ट्रेनिंग वो भी अफगानिस्तान से हो रही है। और तीसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि इस वक्त जो दहशतगर्दी के खतरा है वो 3 नौयत का पहले से कहीं एक जो इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में चल रही है जो कि एथनिक बेसिस पे है, BLA, BLF वगैरह, वो उसके ताने बाने भी अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। दूसरी जानिब आप देखें कि TTP है और तीसरी तरफ जो है दाइश है। तो ये तीनों जो तरह की एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट जो दहशतगर्दी है उसका जो बेस है मेनली वो अफगानिस्तान है। तो हमें हमारी ये नेशनल सिक्योरिटी की सबसे बड़ी एक कंपल्शन है और ये कोई हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। हम जो अफगानी पाकिस्तान में आना चाहते हैं और यहाँ तालीम हासिल करना चाहते हैं, इलाज करवाना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं और उनका कोई क्रिमिनल या इलीगल या एंटी स्टेट एजेंडा या मकसद या नीयत नहीं है, तो मैं समझता हूं उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। और पहली तारीख से जिस तरह दुनिया में अफगानी किसी भी और मुल्क में वीजा अप्लाई करते हैं, वो वही रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हीं प्रोसीजर से गुजर के वो एक लॉ अबाइडिंग पर्सन के तौर पे पाकिस्तान आ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात वार्न करना चाहता हूं कि वो लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इलीगल एक्टिविटीज में, चाहे वो स्मगलिंग से रिलेटेड हो, क्राइम से रिलेटेड हो, दहशतगर्दी से रिलेटेड हो, टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड हो, उनके मफादात जो हैं जब उस पर जद पड़ रही है तो वो लोग जो हैं ज्यादा इस हवाले से तशवीश का इजहार कर रहे हैं। क्योंकि देखें अभी ऐसे लाखों अफगानी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि जिन्होंने वीजा या पॉलिटिकल अजाइलम मगरबी ममालिक में अप्लाई किया हुआ है, चाहे वो अमेरिका हो, जर्मनी हो, बरतानिया हो, यूरोपियन यूनियन के और ममालिक हो। तो वहां पे वो जब उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है तो वो तमाम कागजी कार्रवाई, तमाम सबूत और सब्र तहम्मुल का और गुड बिहेवियर का मुजाहरा करते हैं। लेकिन जब वही तवक्कुआत पाकिस्तान उनसे वाबस्ता करता है तो मैं समझता हूं कि कोई वजह नहीं है कि वो तशवीश का मुजाहरा करें। ठीक है। और मैं समझता हूं कि दोनों ममालिक की खैर सगाली और अच्छे ताल्लुकात के लिए जरूरी है कि अफगान हुकूमत भी अपने शहरियों पे जोर दे कि जिस तरह दुनिया के किसी भी मुल्क के हवाले से अफगानी जो हैं वो कानून और दीगर प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, पाकिस्तान के हवाले से भी वो उसी तरह फॉलो करें। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। एक तो रिलेशंस पर बता दें क्या इम्पैक्ट होगा, और दूसरे नंबर पर ये कि अगर 31 अक्टूबर के बाद भी नहीं कोई गैर मुल्की पाकिस्तान छोड़ता, अपने वतन वापस नहीं लौटता, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? वेरी क्विकली सर। ये देखें लीजिए, कोई रिलेशन पे कोई नहीं होगा। आल दोनों ने अपनी रिजर्वेशन शो की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए हम पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है,
हमने अपने सॉवरेनिटी और उसके हिसाब से डिसीजन लेना है, तो ऑलरेडी वो कन्वे हो चुका है, कोऑर्डिनेशन ग्राउंड लेवल पे हो रही है, तो मसला नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान में पहले मसला यही था कि पीस और स्टेबिलिटी नहीं, अब पीस आ गया है तो अफगानिस्तान के लोगों को वापस एक तो जाना चाहिए। और सेकंड आपका जो था कि मसला कोई नहीं होगा, क्योंकि देखें कि ये इलीगल होगा तो पाकिस्तान आर्मी फॉरेन एक्ट है, प्रॉब्लली इट इज 146 है, उसके तहत ये अरेस्ट होते हैं, डिटेन किए जाते हैं, सब्सिक्वेंटली वो बॉर्डर्स पे ले जाके डिपोर्ट किए जाते हैं, तो उसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर वो फॉलो होता है। और इससे अभी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, और उसके लिए एक प्रॉपर प्लान बनता है कि इनके यहाँ से एक कलेक्शन पॉइंट होगा, एक असेंबली एरिया वहां पे होगा, वहां पे खाने का बंदोबस्त होगा, वहां मेडिकल फैसिलिटीज होंगी, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, एंड सब्सिक्वेंटली दे विल सेंड बैक टू अफगानिस्तान ऑनर के साथ। कोई जबरदस्ती पकड़ के नहीं होगा, लेकिन एक सिस्टम विल बी फॉलोड, लेकिन ये है कि इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर ऑल। ठीक है, ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब और सईद साहब माहिर आलमी उमूर हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मुख्तसर सा वक्फा लेंगे और उसके बाद गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम में कुछ गुफ्तगू करते हैं निगलेरिया वायरस के हवाले से, जिसे ब्रेन ईटिंग वायरस कहा जा रहा है। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में मुबैना तौर पर एक मरीज इसी वायरस की वजह से दम तोड़ चुका, और कराची में भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। निगलेरिया वायरस क्या पानी के जरिए नाक में दाखिल होकर दिमाग में जाता है, और किस तरह से ये नुकसान पहुंचाता है एक इंसानी जिस्म को, और इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार की जा सकती हैं, किस कदर ये अलार्मिंग है। डॉक्टर अफान कैसर साहब माहिर सेहत और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, क्या है निगलेरिया वायरस और किस तरह से ये फैल रहा है? जो है इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं, पहले भी रिपोर्ट होते रहे। एक्चुअली ये होता है फ्रेश वाटर लैक्स में, जैसे नहरों का पानी है या कोई इस किस्म का पानी हो, जहाँ लोग नहरों में नहाते थे, लेकिन फिर इसके केसेस रिपोर्ट होने लग गए स्विमिंग पूल्स वगैरह से भी। स्विमिंग पूल्स में ये था कि लोग स्विमिंग पूल्स में जो है वो अंदर जाते थे। बहुत ज्यादा लोग जहाँ स्विमिंग पूल्स में नहाते हैं वहां नीचे सेडिमेंट जमा हो जाता है, वहां से ये ब्रेन ईटिंग अमेबा या ब्रेन ईटिंग पैरासाइट जो है वो डोमिनेट कर लेता है, और ये फिर अल्टीमेटली ये ब्रेन को खाना शुरू कर देता है, और ये बड़ा सुयर किस्म का इनकेफेलाइटिस करता है, और जिससे डेथ वाकई हो सकती है। लेकिन ये कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसे केसेस बहुत कम रिपोर्ट हुए हैं, और कोई सीवियर केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। लेकिन स्टिल जो लोग डीप वाटर स्विमिंग करते हैं या पानी की तह के नीचे स्विमिंग करते हैं या नीचे जाते हैं डीप वाटर के अंदर और नहर की निचली सतह पर तैरते हैं, वो लोग ज्यादा इससे जो है खतरे में आ सकते हैं, स्पेशली अगर उनका नोज ओपन हो, ये नाक के जरिए घुसता है और फिर ऊपर दिमाग में एक प्लेट होती है क्रिबरी फॉर्म, उसके जरिए ब्रेन में चला जाता है। और इसका पीने वाले पानी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तमाम तर ऐसे ही अफवाहें फैलाई जा रही हैं? नहीं, इसका पीने वाले पानी से कतई कोई ताल्लुक नहीं है, और ये बिल्कुल जो लोग पॉन्ड्स पे, फ्रेश वाटर लैक्स पे, उन चीजों पर स्विमिंग करते हैं, वहां से ये फैलता है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो स्विमिंग नहीं करता यानी उसको तो इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन जो लोग स्विमिंग करते हैं जिनका पानी से इस तरह ताल्लुक है जिस तरह फरमा रहे हैं, तो क्या एहतियाती तदाबीर वो इख्तियार कर सकते हैं? क्लोरीन मिला लिया जाए पानी में पहले? देखिए, स्विमिंग का तो ये है ना कि साफ पूल्स हो, नीचे डर्टी सेडिमेंटेड लेयर्स ना हो मिट्टी की, या उसमें बहुत उसकी सैनिटेशन का ख्याल रखा जाए, सफाई का ख्याल रखा जाए। जब नीचे डीप वाटर में जाएं तो नोज पिन का इस्तेमाल करें, नाक क्लोज रखें अपना, और उसके अलावा जो बस इसी किस्म की केयर हैं, और इससे कैसे बचा जा सकता है। अदरवाइज ये वायरस ऐसे ही है, वो गया तो अंदर चला गया तो चला गया, लेकिन ये जाता इसी तरह है कि अगर आप डीप वाटर में, स्पेशली कुछ लोग पता है क्या इनको आदत होती है, डिग करते हैं। ये भी रिसर्च में रिपोर्टेड है कि नीचे से जाके जब नाखूनों से उसकी मट्टी उखेड़ते हैं नहरों की, या डीप वाटर में जाके हाथ से चीजों को खराब करने की कोशिश, वहां से ये अंडे देता है वहां, क्योंकि इसकी जो पैदाइश है इसने पैदा ही नीचे होना है, डीप वाटर के अंदर होना है और फ्रेश वाटर लैक्स में होना है, यानी कि पॉन्ड्स। और ये वाले जो सीजन हैं ये फैलना शुरू होता है अगस्त, अब सर्दियों में कम हो जाएगा,
बरसात के मौसमों में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन महीनों में ज़्यादा इसकी अफजाइश होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कहा गया कि आप वजू के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं कोशिश करें कि वो उबाल कर इस्तेमाल करें। लाहौर में और कराची में जो कि केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो वायरस ये टैप वाटर में भी आ सकता है ये वायरस। देखें, जहां भी सेडिमेंटेड लेयर ऑफ मट्टी बनेगी, ठीक है, उसका कांटेक्ट होगा, वहां इसकी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन ऐसे कभी केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। अब हमारे यहाँ हैजानी कैफियत ऐसी बना दी जाती है और उसको वो करने के लिए सोशल मीडिया पे क्लिक बेट्स लेने वो के लिए सर लोग कराची में जाहिर है कि टैंकर का पानी इस्तेमाल करते हैं बहुत से लोग, और उस हवाले से भी खतरात है ना। हाँ, टैंकर का पानी अगर वो नहरों से भरे, लेकिन पीने से इट्स नॉट रिपोर्टेड। आई एम क्लियरली सेइंग इट्स पीने से, पानी पीने से कतई तौर पे नाइग्लेरिया फुलेरी के केसेस नहीं देखे गए। ठीक है, डॉक्टर अफान कैसर साहब माहिर सेहत प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि कराची में ऐसे केसेस का बायस लोगों में आगाही का ना होना है, और दीगर शहरों की निस्बत कराची में कुछ रेशो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर टैंकर का लोग पानी इस्तेमाल करते हैं और टैंकर के पानी में इस वायरस के होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अब जिस तरह डॉक्टर अफान कैसर साहब बता रहे थे कि ये डीप वाटर और ख़ास तौर पर स्विमर्स के लिए एहतियात करने का वक्त है, और इस तरह की कुछ और एहतियाती तदाबीर भी हैं कि आप पानी को अगर आप कराची में टैंकर का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपको इस हवाले से कोई श्योरिटी नहीं है कि ये पानी कहीं इस तरह के पूल से के पौंड से नहीं भरा हुआ, तो आप उसको उबाल कर इस्तेमाल करें। जो माहिरीन सेहत हैं वो इस तरह की एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, रुखसार मीर को दीजिए इजाज़त, दोबारा कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।